केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 शहरों का चयन किया। 25 जून 2015 को लॉन्च हुए इस प्रोजेक्ट में 4 चरणों में शहरों का चयन किया गया। हालांकि जयपुर शहर पहले चरण में ही इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया। 5 साल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम पूरा होना चाहिए था, लेकिन दिसंबर में पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट में जयपुर में लगभग 50% ही काम हो पाया। इससे अभी तक जयपुर के लोगों को स्मार्ट फीलिंग भी नहीं आ रही है। जयपुर में मंगलवार को हुई बारिश मानो शहर में आफत बनकर बरसी। जो जहां था वहीं अटक गया, सड़कों पर जाम लग गया तो ड्रेनेज सिस्टम भी फेल होने के चलते हर जगह पानी ही पानी था और आम आदमी की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या मैं राजधानी जयपुर में रह रहा हूं? जयपुर शहर की 65 लाख की आबादी ने 2016 में एक सपना देखा था, लेकिन वो सपना अब धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें शहर की सड़कों से लेकर ट्रांसपोर्ट और ड्रेनेज सिस्टम से लेकर बिजली पानी तक की सुविधाओं को स्मार्ट करने का वादा किया। लेकिन जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी के ख्वाब अब टूटते दिख रहे हैं। शहर की सड़कों के हालात, सीवर से निकलते गंदे पानी और सुरक्षा के नाम पर महज सीसीटीवी की बंद आंखें इनकी पोल खोल रही हैं। मॉनसूनी बारिश में तो जयपुर वासियों को हर दिन समस्या से दो चार होना पड़ता है। 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले जयपुर शहर की सीवर और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अभी तक कोई पुख्ता नीति तैयार नहीं हो पाई है। हर बार मॉनसून आने से पहले करोड़ों का बजट जारी होता है और कागजों में ही पूरा हो जाता है। यही वजह है कि कागजों में तो सिटी स्मार्ट सूची की लिस्ट में शामिल है, लेकिन यहाँ की सुविधाएं स्मार्ट होने के नाम पर मुंह चढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंपी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश में एक अच्छी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इससे पहले भी कहीं पे कहा गया कि मेट्रो सिटीज तैयार किए जाएंगे, शहरों का एक्सटेंशन किया जाएगा, लेकिन स्मार्ट सिटी का एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहा जिसमें केंद्र सरकार कुछ मायने में राज्य सरकार के साथ मिलकर कुछ शहरों को जो चयनित किया उसका विकास होगा। पहले एडीबीपी प्रोजेक्ट के तहत भी इस तरह की एक प्रक्रिया चलती रही, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या सिटी स्मार्ट हो पाएंगे। मेरा सवाल ये इस वजह से उठ रहा कि हम जब राजधानी जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी हम जयपुर में है और जयपुर की स्थिति ठीक एक दिन पहले की बरसात ने उन तमाम दावों की पोल खोल करके रख दी कि जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी को हम जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे होगा सिटी स्मार्ट? हजारों लोग ऐसे हैं जयपुर के जो अपने घर तक जो अक्सर पहुंचते हैं, को 6 बजे 7 बजे 3 से 4 घंटे लेट अपने घरों पे पहुंचे। वजह ड्रेनेज सिस्टम हमारा दुरुस्त नहीं है, पानी भरा हुआ है, सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पे बंद हो गई, दोपहिया वाहनों की तो आप गिनती नहीं कर सकते हैं। और मैं कहूंगा किस्मत वाले हैं जयपुर के लोग कि इस पानी के बहाव में को बह करके नहीं गया। अक्सर किसी न किसी बलि इसी तरह से चढ़ती है, जब कोई नाले के पास होकर के निकलता है, देखता है कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन उस बहाव में चला जाता है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। और एक दूसरा एक स्याह कड़वा सच और मैं कहना चाहूंगा कि हर बरसात में करीब 350 से 500 करोड़ रुपए सड़कों के नाम पे हम यूं ही बहा देते हैं। 7 करोड़ रुपए अभी इमरजेंसी प्लान के नाम पर 6 करोड़ रुपए जेडीए में और 1 करोड़ रुपए नगर निगम में स्वीकृत कर दिए गए हैं। सड़कों की पोजीशन यह है कि एक बारिश हुई नहीं कि बस येलो जैसे जहां बरसात गिरती है वहीं गिरता। तो चलिए, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राखी राठौड़ जी हमारे साथ हैं भाजपा से, जो खुद भी तीसरी बार पार्षद रही हैं, और सुशील शर्मा जी भी पार्षद इंडिपेंडेंट रहे। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस से हमारे साथ में हैं। बुलबुल पाठक हमारे साथ एक आम जन की भूमिका में। आप सभी का स्वागत है। मैं राखी जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। जो स्थिति सीकर रोड, सिविल लाइन्स, नारायण सिंह सर्कल, स्टेचू सर्किल, जिसको हम कहते हैं कि जयपुर का हार्ट है, ये पोजीशन थी। आंखों से देखी बात का मैं कर रहा हूं कि ये हालात क्या बता नहीं सकते। कोई बच्चों के साथ फंसा हुआ है, कोई किस पोजीशन में फंसा हुआ है, कोई गाड़ी बिल्कुल बीच पानी के गाड़ियां जाम हो गई। तो हम कैसे स्मार्ट होंगे? बिल्कुल योगेंद्र जी, जिस तरह से कल की पोजीशन देखें और कल से पहले परसों की भी पोजीशन देखें तो दोनों दिन जो जयपुर में पानी भराव की स्थिति थी वो बहुत ही खराब स्थिति में था। और जो बातें आपने कही उससे साफ ये दर्शाता है कि जो काम होना चाहिए था, जिस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए थी, उसमें पूरी तरह से फेल रहा यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। क्योंकि उसके साथ ड्रेनेज के साथ साथ जैसा आपने कहा कि सड़कों का भी एक मुख्य रोल होता है और उसमें भी जो पैसा लगता है वो पैसा हमारा व्यर्थ रहता है अगर ये काम प्रॉपर नहीं हो पाया तो। नालों की सफाई मैं मानती हूँ सबसे ज्यादा जरूरी चीज जिसे हम लेते हैं, जिससे कि पूरे जयपुर शहर का ड्रेनेज कनेक्टेड है। और जैसा कि जानकारी में है कि नगर निगम द्वारा लगभग 2.5 करोड़ रुपए नाले सफाई में इस बार खर्च किए गए। और वो कहां खर्च गए ये देखा हम लोगों ने, क्योंकि पहले भी बरसातें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति, कल की स्थिति सच में भयावह स्थिति थी जिसमें कि 3-4 घंटे तक पानी पूरे जयपुर शहर से नहीं हट पाया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं स्मार्ट सिटी की, जैसे मैं आपने बात की 2016 में प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी की सौगात जयपुर को दी। अगर हम उसको क्रम वाइज देखें कि किस तरह से काम किया गया, तो ड्रेनेज तो अभी टेकअप ही नहीं किया गया है। वहां पे जो काम किया गया है उसमें रोड कर दिया इन्होंने, बाजारों का सौंदर्यीकरण कर दिया, रोड लाइट जो थी उनको अंडरग्राउंड कर दिया। लेकिन जहां तक ड्रेनेज का जो सबसे पहला सवाल जो मैं कहना चाहूं कि पहला काम होना चाहिए, वो काम यहां पर नहीं हुआ। क्रमबद्ध तरीके से पिछले 4 सालों में 8 से 10 सीईओ चेंज हो गए स्मार्ट सिटी के। पूरा पैसा सेंटर से आ चुका है, लेकिन अफसोस कि वहां पे कोई काम नहीं हुआ है। और मुझे लगता है आज की चर्चा को अपन इसी संदर्भ में ले जाएं, आखिरी में इसको इस तरह से ले कि एक सुझाव, एक निष्कर्ष पे निकल के आए कि क्या जनता को और सरकार को करना चाहिए। कोशिश यही करेंगे, हमारा प्रयास यही हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी आपके पास आना चाहूंगा। आप तो जिस रोड से आते हैं वहां की स्थिति आपने देखी होगी, आप आराम से बोटिंग कर सकते हैं। क्या हालात थे सीकर रोड पे, देखा? अरे बहुत बुरा हालत, 4-4 फीट पानी भर रहा था भाई साहब, 4.5 फुट। मेरा भाई उधर से आया, मैंने उसने कहा भाई साहब मैं यहाँ फंस गया हूँ और हालात बहुत खराब है, वाहन फंसे पड़े हैं, ट्रैफिक बंद कर दिया, आना जाना संभव नहीं था। 1.5 घंटे की बारिश के अंदर जयपुर को जलमग्न कर दिया।
आपको मैं कहूं बारिश अभी आई नहीं, यदि ढंग की बारिश आ गई तो वो 81-82 जैसे हालात फिर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई सिस्टम था ही नहीं। 82 की बाढ़ के बाद में इन्होंने इस बात को सोचा ही नहीं। ये अभी राखी जी बता रही थी ना, वो सड़कों पे खर्च कर दिया और कर दिया। आप ही बता रहे कि सड़कों पे खूब पैसा खर्च किया गया, हर साल होता ही है, जेडीए करता है, नगर निगम करता है। ये इस बारे में सोचते ही नहीं कि पानी निकालने की व्यवस्था कैसे करें। और सबसे बड़ी बात है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यदि बन जाए तो ये सारा पानी स्टोरेज हो सकता है, जो हमारी धरती को बहुत रिचार्ज कर सकता है। लेकिन इस बारे में सोचते ही नहीं है, अफसर तो सोचने का काम ही नहीं। और जनप्रतिनिधियों को तो कोई अब है नहीं, जनप्रतिनिधि सरकारें बाढ़ों में बंद पड़ी थी और पार्षद साल भर से बेचारे घर बैठे हैं, तो क्या हिसाब हो सकता है। बहुत बुरी हालत है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं कि एक बार कैसी जैसी व्यवस्था और कर दे तो पता चल जाए। एक सवाल है मेरा, क्या पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है? हर बार ये नजारा नहीं पहली मर्तबा हर साल ही होता है। ये तो जब बारिश आती नहीं, ऊपर वाले की ऐसी कृपा है कि बारिश नहीं आ रही है। यदि ढंग की बारिश आ गई ना तो इनके पास कंट्रोल करने का साधन ही नहीं है। रात को देख लो, 1 घंटे की बारिश के अंदर त्राईमाम कर दिया। तो ये क्या है, अफसर सोचते ही नहीं। अफसरों को क्या लेना देना साहब, आज मैं यहाँ हूं, कल मैं वहां रहूंगा, यार मेरे को करना क्या है। मैं तो आया, मेरा जुगाड़ किया, अफसर हमें नेताओं की हाजिरी बजाई और उनको राजी रखा। आग लगे ना जयपुर शहर के, क्या लेना देना उनको। पानी भरे तो भरे, हम क्या करें। अरे कलेक्ट्री के आगे देखो आप क्या स्थिति, आज अखबारों ने फोटो छापी है, 6-6 फीट पानी था वहां पर, लोग डूब रहे थे। ये तो आप बहुत भगवान का शुक्र है कि रात को कोई मरा नहीं तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था उस बारिश को देख के, आज 2-4-5 जान तो पक्की जानी है। चलिए, आपने दुआ की, उसका फायदा भी मिला है कुछ। वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। दुआ क्या करें, मैं तो खुद गया हुआ था, रास्ते में फंस गया था भाई साहब, पिटता, लेकिन आ गया मैं टाइम पर घर। लेकिन जब मैं बैठा देख रहा था छत से कि यार ये स्थिति है, तो जयपुर की क्या स्थिति है। हम तो कह रहे मुरलीपुरा हमारे ऊपर है तो इतना वहां पानी नहीं रहता, लेकिन हमारा ढाल सारा सीकर रोड पर है। आपके पास वापस आऊंगा मैं, वरुण पुरोहित जी के पास जाता हूं। वरुण जी, ये मुझे लगता है कि शहरों के विकास की जॉइंट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रही है। और जो स्थिति हम देख रहे हैं, मुझे अच्छे से ध्यान है कि 2002 में एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए जेडीए और निगम दोनों के लिए जब आरयूआईडीपी के प्रोजेक्ट चला करते थे, एशियन डेवलपमेंट एडीबी के जो कहा करते थे प्रोजेक्ट जो है, उसी के माध्यम से चलते थे वो प्रोजेक्ट। तो 3500 करोड़ रुपए का एक, मुझे ध्यान है कि जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक प्लान बना करके दिया था कि पूरे जयपुर वॉल सिटी और जो एक्सटेंशन है जयपुर का, उसका पानी इसी तरह से जा सकता है। और उसमें जैसा भी सुशील जी ने बात कही है, उसी लिहाज से ये भी कहा गया था कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी हम इसमें करवा सकते हैं। जैसे जहां भी छोटी तलैया बनी हुई है, कुछ भी है, वहां पानी भी जा सकता है। ऐसा क्या हुआ कि 2002 से आज तक 18 साल में भी हम उस ड्रेनेज सिस्टम के लिए, और सबसे रोचक बात ये देखिए, उस प्लान को तैयार करने के लिए 13 लाख रुपए खर्च किए गए। सुखिंदर जी, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, मेरे पिताजी भी नगर निगम 1956 में, जब ये लोग नहीं होंगे शायद जयपुर में, उस समय उन्होंने कॉलोनियां बसाई थी। जो पुराना जयपुर है वो ऑलरेडी स्मार्ट था। सवाई जय सिंह जी सेकंड ने जो जयपुर बसाया था, उसका ड्रेनेज सिस्टम, सारा आर्किटेक्चर सारी दुनिया में फेमस था। ये तो यूनेस्को ने इसको हेरिटेज घोषित कर दिया, तो सारी पार्टियों को शामिल कर रहा, वो सब ढोल बजाने लगे हेरिटेज। अरे भाई, हेरिटेज तो शुरू से ही था, जय सिंह जी ने बसाया, जब से पूरी दुनिया ऑब्जर्वेटरी देखने आती है, हवा महल देखने आती है। आज भी वैसा आर्किटेक्चर, आज के आर्किटेक्चर नहीं बना सकते। अब जो ड्रेनेज सिस्टम की जो प्रॉब्लम है जयपुर में, जो उसको आपको 2 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। जो पुराना जयपुर है, पुराना शहर, और नया जो बसावट हुई है, उसमें फर्क है। जो पुराना शहर था वो तो अतिक्रमण के कारण खराब हुआ। ये जनप्रतिनिधि भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। आप देखिए, इन्होंने, किसी ने जयपुर शहर की सुध नहीं ली है। मैं नहीं कह रहा, इन पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ये जबरदस्ती भी नाराज होंगे जनप्रतिनिधि, लेकिन ये सब लोग एक होते हैं, इनके पार्टी पॉलिटिक्स दिमाग में नहीं होती। जयपुर का विकास सही होता, जयपुर का पैटर्न सही होता, टाउन प्लानर बने हुए, टाउन प्लानिंग विभाग बना हुआ होता है। पहले म्युनिसिपैलिटी थी, जलेबी चौक में ऑफिस था, जब भी अच्छे काम होते थे। जब से नगर निगम बना है, जनप्रतिनिधि इलेक्ट होके आए हैं, जब से मैं समझता हूं जनता को परेशानी बढ़ी है। जब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में था, उस समय की ब्यूरोक्रेसी और आज की ब्यूरोक्रेसी में अंतर है। उस समय के जो ब्यूरोक्रेट से आधे होते थे जयपुर के वाशिंदे, तो जयपुर के वाशिंदे तो आजकल जयपुर को कंट्रोल कर ही नहीं रहे। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया है, केंद्र सरकार ने बना के दिया है, ये जयपुर के वाशिंदे, जो पुराने जयपुर के वाशिंदे ओरिजिनल, उन्होंने तो, उनका तो कोई रोल है ही नहीं। तो जितनी भी रायशुमारी, उसमें कितना सा 4-5-3% लोगों ने रायशुमारी में सुझाव दिए, उसमें कितने से पुराने जयपुर के। ये सब चीज देखने की बात है। जयपुर हो गया कॉस्मोपॉलिटन शहर। अब पुराने शहर में तो मेन समस्या जो है, परकोटों पे अतिक्रमण है, जगह जगह अतिक्रमण हो गया, उससे सारा ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया। अब कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, ये जो मेट्रो जो बनाई गई है शहर के अंदर में,
चांदपोल से छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़, इसका मैं तो शुरू से विरोध करा है। वो भलाई भी कांग्रेस की सरकार कर रही हो चाहे बीजेपी की सरकार, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ को जबरदस्ती इतने साल तक लॉक करके रखा, इतना परेशानी क्रिएट हुई आम जनता को, शहर वालों को, तो वो उसका कोई यूज नहीं है। आप उससे कोई सुंदरता नहीं बढ़ रही शहर की, ना कोई उससे आवागमन ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो रहा है या पार्किंग की सुविधा हो रही है। आप छोटी चौपड़ में नीचे उतरोगे फिर वापस बड़ी चौपड़ के लिए उतरोगे, वो चांदपोल के बाहर रखते तो बेटर होता। अब चौगान स्टेडियम का डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, चौगान स्टेडियम के डेवलपमेंट की कोई विशेष योजना नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जब एक बात जो जब से पूंजीवाद का दौर आया है ना, जयपुर को बेच दिया, लिमिटेड बना दी, स्मार्ट सिटी लिमिटेड। क्या चीज होती है लिमिटेड? आपकी सरकारी संस्थाएं क्या करेंगी फिर? आप क्या करोगे? लिमिटेड किस हिसाब से बनाया? इतने साल से विकास नहीं हुआ था क्या? जो आप कंपनी बना रहे हो जयपुर की, और कंपनी के माध्यम से विकास करोगे। ये सारा पूंजीवादी व्यवस्था जो देश में कैपिटलिज्म की आई है, वो चीज है भाई। इनको अपने अपने प्रोजेक्ट लाना है, कोई टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट लाना है, उससे भुगतान करना चाहिए। देखिए, एक सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, आई डोंट नो, बट जब ये स्मार्ट सिटी, आप जो कंपनी फॉर्म की बात कर रहे हैं, जब इसे किया गया, कोई या एक्सपीरियंस वाला, हम जेडीए में देखते हैं कि कोई एक्सपीरियंस वाला अधिकारी लगाते हैं, वहां हमेशा किसी भी सरकार की प्राथमिकता नहीं रही, ना पूर्ववर्ती सरकार की ना वर्तमान सरकार की। जो बिल्कुल नए आईएएस ऑफिसर होते हैं, बिल्कुल नए, जो ट्रेनिंग से निकल करके आए, जिनकी पहली पोस्टिंग भी किसी कलेक्टर के नाते भी नहीं हुई, उन्हीं लोगों को आप लगा देते हो इसमें। पहले भी यही रहा, आज भी यही क्वेश्चन है। आप किसी को जेडीसी रहा हुआ है, निगम का सीईओ रहा हुआ है, एटलीस्ट वो पूरी चीजों को तो जानता है, उनको खुद को पता नहीं है। और उस कुर्सी पे बैठने के बाद हालात ये थे, 2 जनप्रतिनिधि बैठे, इनसे पूछ लीजिए स्मार्ट सिटी को लेकर के कितनी बैठकें हुई है साथ में सीईओ जो भी बने हुए हैं इनके स्मार्ट सिटी के। अरे पार्षदों का कोई लेना देना ही नहीं था स्मार्ट सिटी में। राखी जी बैठी, पूछ लो, हमारे कोई पूछता ही नहीं था। योगेंद्र जी, जो आप बात कर रहे हैं वो घर सोने होता है, जयपुर का जो ओरिजिनल बाशिंदा है, मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूं आपको कैसे स्मार्ट होगा। मुद्दा ये है कि मैं चले वापस आऊंगा, बुलबुल पाठक भी हमारे साथ में। बुलबुल, एक आम आदमी क्या सोचता है? कहा तो ये जा रहा था कि स्मार्ट सिटी जो केंद्र सरकार है उसके जो प्लानिंग है उसमें स्मार्ट सिटी जयपुर भी है, और कायदे से तो ये होना चाहिए कि हमें खुश होना चाहिए कि हमारा शहर स्मार्ट होगा। लेकिन जिस तरह के हम ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं, ट्रैफिक को भी छोड़िए, बहुत सारी चीजें अगर एक एक बिंदु पे जाएंगे तो मुझे लगता है कि पूरा 1 महीना सारे एक एक सिस्टम के लिए हम ये जो खास खबर है उसी को लगा सकते हैं। लेकिन वक्त का ध्यान रखेंगे हम। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आम आदमी क्या सोचता है अभी जो स्थितियां उसको लेकर। देखिए, अगर अभी की स्थितियां अगर हम लोग देखते हैं, और जो हम लोगों ने कल की तस्वीरें देखी, और हाल ही में कल की ही नहीं, आप पिछले 4-5 दिन से जब से हैवी रेन्स हो रही है और हम लोग जयपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियोस लगा रहे हैं लोग, तो लोगों ने स्टेटस पे लगा रखा है, ये है हमारी राजधानी जयपुर। इसकी स्थिति इसलिए खराब हुई है क्योंकि प्रशासन के अंदर जो लोग बैठे हैं, जब भी किसी भी योजना का पैसा अगर स्मार्ट सिटी बनाने का आता है, सड़क बनाने का आता है, जैसा कि आपने अभी बताया 2002 के अंदर ड्रैगन सिस्टम के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए इतने 13 लाख रुपए भी लगाए गए, लेकिन प्रशासन उसको नीचे तल तक पहुंचा ही नहीं पाता है। और दूसरी बात, अभी कल की स्थिति की अगर हम बात करें तो हमारे प्रशासन के लोकल जो भी दायित्ववान है, प्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह वहां की जिम्मेदारियां ले, लेकिन वह इतने दिनों से कहाँ पे है? बाड़ाबंदी में है। वो अपनी सियासती ही कामों में लगे हुए हैं। तो इनके ऊपर ध्यान कौन रखेगा? इनके ऊपर बाड़ाबंदी क्यों कर रहे हो? 5 साल से प्रोजेक्ट आया है, पूरा होना था 5 साल के अंदर। मैं तो खुद 81 की बाढ़ देखी है, मैंने 1981 की बाढ़ देखी है, जिसकी नाला है पूरा नाला है, पूरी बाढ़ आई थी 81 में, तो वो देखिए आप लोगों ने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है। हम बच्चे थे, हमने देखा है जयपुर का क्या हाल हो गया था। नए जयपुर में कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पूरे पुराने जयपुर में चारों तरफ नाले बने थे। लेकिन अब तो सिस्टम है, लेकिन वो है कार्यस्थल पे नहीं आ रहे, वो डाउन पे नहीं आ रहे, ग्राउंड पे नहीं आ रहे, उन पे वर्क हो जाता है, प्रोजेक्ट बन जाता है। ब्लेम कर रहे हो आप? सारी पार्टी जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। एक पार्टी को क्या कहते हो? बाड़ेबंदी 1 महीने में? क्या 10 साल में बाड़ेबंदी नहीं थी क्या? बीजेपी की सरकार नहीं थी क्या? ये सब शामिल है, चाहे बीजेपी के प्रतिनिधि हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कांग्रेस के हो। इन्होंने जयपुर का सर्वनाश किया है। इनमें से आधे से ज्यादा जयपुर के ओरिजिनल बाशिंदे ही नहीं है। ओरिजिनल जयपुर का आदमी का रोल ही नहीं है इसके अंदर।
तो वो कैसे करेंगे डेवलपमेंट? जिसको 50 साल 70 साल पुराने जयपुर के बारे में, ताल कटोरे के बारे में, गडगोरी बाजार की क्या स्थिति थी उनको पता ही नहीं है, तो क्या जयपुर का विकास करेंगे? तो ओरिजिनल चुनाव लड़के आ जाए ना, मना कौन कर रहा है ओरिजिनल को? ओरिजिनल चुनाव लड़े और आ जाए भाई, आप लोग आ जाओ, जयपुर की सोचना चाहिए ना। अब यार हम यहाँ आए हैं, बाहर से आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जनता में वोट दे रही है। एक मिनट सुशील जी, एक मिनट, चुनाव लड़ो ना, चुनाव लड़के आ जाओ, करो, कौन मना कर रहा है आपको? योगेंद्र जी, मैंने अपनी ज्यादातर टाइम पे पिछली सरकार भी थी, वसुंधरा जी के टाइम पे ही ये स्मार्ट सिटी रही और केंद्र की सरकार। मुझे एक चीज बताइए कि स्मार्ट सिटी में जब ये चीजें तय की जा रही थी तो उसमें प्रायोरिटीज तय की जा रही थी। बहुत सारे लोगों ने कहा, तभी जुबान से कई अधिकारियों ने बात कही कि ड्रेनेज सिस्टम को सबसे पहले दुरुस्त करवाना चाहिए, लेकिन आप तो देखते हैं कुछ जनप्रतिनिधि हैं, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के कहीं पे उसमें ये नहीं था कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए ये प्लान लेकर के आ रहे हैं, स्मार्ट सिटी पैसा भी था, ये क्यों इसमें पिछड़ते रहे? जब बारिश आती है तो हम याद करते हैं इससे। ये लेकिन हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। उन लोगों से पूछिए जो ऐसे फंस जाते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि हाँ बरसात आ रही है, भगलो पहले ही घर, तो ऐसा कर्फ्यू क्यों लगवा रहे हैं? हम ये प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं आज तक भी। आप तो जनप्रतिनिधि खुद। योगेंद्र जी, जिस तरह से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया था, ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट था। उसमें लाइन से बहुत सारी चीजें थी जो कि एक स्मार्ट सिटी के लिए होनी चाहिए। उसमें 1000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था, जिसमें आधा पैसा सेंटर से, 30% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और 20% यूएलबी को देना था। वहां से पैसा पूरा आ चुका है। मैंने पहले भी कहा कि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे सीईओज लगातार चेंज होते गए। ड्रेनेज होना चाहिए, लेकिन आज की ग्राउंड लेवल पे अपन देखें तो इन्होंने लाइटें अंडरग्राउंड कर दी, इन्होंने सड़क बना दी, इन्होंने दुकानें बना दी, इन्होंने पार्किंग बना दी, लेकिन ड्रेनेज पे ध्यान अभी भी नहीं है। दूसरी बात देखिए, पिछली सरकार के जो काम थे, देखिए अपन जब बात करते हैं नाले पानी भराव की, तो उसमें कई एस्पेक्ट्स आते हैं। हमारी सरकार ने पिछली बार डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट किया। आप जानते हैं कि अगर सड़कों के ऊपर पानी कचरा इकट्ठा होगा तो ऑब्वियसली नाले ब्लॉक होंगे बार बार और उससे प्रॉब्लम होगी। डोर टू डोर इलेक्शन जो हमारा कलेक्शन वाला काम हो, वो बहुत शानदार काम था। दूसरा, प्लास्टिक के लिए बैन किया गया। राखी जी, उसमें भी हालत है कि अभी मोहल्लों में पूछे पोजीशन क्या है, कचरा उठ नहीं रहा है वहां से। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। आप देखिए कि जो सिस्टम चलाया था उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैं साथ ही ये मेंशन करना चाहूंगी द्रव्यवती नदी के बारे में भी। योगेंद्र जी, द्रव्यवती नदी एक बहुत ऐतिहासिक काम होता, अगर ये कंप्लीट होता, बड़े नाले उसमें जा रहे थे और पानी का भराव कम होता अगर द्रव्यवती नदी को कंप्लीट किया जाता प्रोजेक्ट को। देखिए उसमें राखी दोनों बातें हैं, उसको ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ सकते हैं। उसमें दो बातें 100% है। वाटर रिचार्ज का जो सिस्टम है उसको ब्लॉक कर दिया द्रव्यवती नदी के इस तरह के डेवलपमेंट के कारण। इसको एक हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो पक्की चैनल बना करके छोड़ दिया, नीचे से उसे कच्चा रखा जाना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए। सुशील शर्मा जी डिबेट में बैठे हुए थे कि बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, द्रव्यवती बह जाएगी, ये बात डंकी आ गई तो सारी की सारी। हाँ, अभी पानी ऊपर आया हुआ था उस पे। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसे मैं खारिज नहीं कर रहा, लेकिन ये कहा जाता है कि इसे एक पक्के खाले के रूप में बना करके छोड़ दिया, कच्ची रखी, तो वाटर रिचार्ज का तो कोई रिसोर्स बचा ही नहीं इसमें। देखिए, इसमें सेक्शंस बनाए हुए हैं, मैंने पूरा प्रोजेक्ट पढ़ा है जिसके अंदर सेक्शंस बन करके वाटर रिचार्ज का भी काम किया हुआ है। यहाँ पे एसटीपीज लगने थे जहां पे कि पानी का वो प्योरिटी भी ठीक होती और उसके बाद उसके अंदर आता। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को डंप करके इसमें बहुत बड़े बड़े नाले, इनफैक्ट मैं तो वैशाली का बड़ा नाला वहां जाकर के मिलता है, और अगर ये कंटिन्यू रहता तो वो नाला सफाई के साथ साथ उस द्रव्यवती नदी के अंदर पूरा पानी जाता और पानी नो डाउट उसके में निकलता है। लेकिन बात ड्रेनेज सिस्टम की, मैं तो ड्रेनेज पे आना चाहूंगा। ड्रेनेज नाले उसी में जल रहे हैं ना, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए। आप बताइए, पॉलिथीन अगर बैन की थी नगर निगम ने और उसको बहुत स्ट्रिक्टली, सुशील जी तो बैठे मेरे सामने, हमने बहुत स्ट्रिक्टली इसको बैन किया था क्योंकि पॉलिथीन भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज का कारण होता है और उस पॉलिथीन की वजह से ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर हो सकता था, लेकिन उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाए। पिछली बार जो चीजें स्टार्ट हुई उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्या वजह रहती है राखी जी, क्या वजह रहती है इसकी? देखिए क्या है, जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि बजट का प्रॉब्लम जनरली बताया जाता है, लेकिन उनको ये लगता है कि डोर टू डोर कलेक्शन देखा जाए तो एक ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर इसे कंटिन्यू करेंगे तो टैगलाइन तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगी। द्रव्यवती नदी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया, इसीलिए हमारे पास हमेशा लोगों के दिमाग में ये बात है कि द्रव्यवती नदी उन्हीं स्ट्रैटेजी से हम नहीं करेंगे। समय कम है, मेरे पास 2 मिनट बची है मात्र। रामगढ़ का मुद्दा भी उठा लीजिए। बिल्कुल, लाइफ लाइन भी जयपुर होनी चाहिए। सुशील, आपके पास आना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक ड्रेनेज सिस्टम की बात करना चाह रहा हूँ। ड्रेनेज सिस्टम को कैसे किया जा सकता है,
कभी बात नहीं इस प्लेटफॉर्म नगर निगम की बैठक में, या कभी आप अपनी ओर से कहा गया कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जयपुर का? आपने मेरे से पूछा क्या? हाँ सुशील जी, आप किसे पूछ रहा हूँ? मैं बताऊं साहब, ऐसा है कि ये कभी इस बारे में चर्चा ही नहीं हुई। मैं तो 10 साल से पार्षद हूं कि आप इस व्यवस्था को सुधारो। एक्चुअल में होता क्या है कि ये मोटा काम होता है और ये कह रहे हैं हमारे पास इतना बजट है, जेडीए को दे देते हैं सारा। और ये जो बाहर की कॉलोनियां बनी है, जयपुर शहर की क्या स्थिति रही है अंदर की, क्योंकि वो तो सिस्टमेटिक बसा हुआ था, बाहर की कॉलोनियां अनसिस्टमेटिक बसी हुई है सारी की सारी। और भूमाफियाओं ने अपने हिसाब से खेत एग्रीकल्चर लैंड खरीदी और कॉलोनी काटी और बेच दी। उनको निकालने से मतलब पानी कहां निकलेगा? हमारी कई कॉलोनियों में पानी भरा पड़ा है। तो इस बारे में कभी चर्चा नहीं की, क्योंकि अप्रूव तो जेडीए करता है और जेडीए को अप्रूव करने से पैसे लेने से मतलब है। उसके बाद में पानी कहां निकलेगा, क्यों जनता मरेगी, परेशान होगी, उससे कोई लेना देना नहीं जेडीए को। एक्चुअल में क्या है, ये जो एजेंसियां 2-3 काम कर रही है ना, ये सबसे बड़ा काम दिक्कत है जयपुर शहर में। एक एजेंसी हो, उसके पास जिम्मेदारी हो, वो पूरा काम करे। अभी नई है स्मार्ट सिटी वाली जो एजेंसी और आ गई, वो अपने हिसाब से काम कर रही है, जेडीए अपने हिसाब से कर रहा है, निगम अपने हिसाब से करता है। तो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तालमेल क्या सारी चलिए ये आपके पास आना चाहूंगा। सरकारी स्तर पे भी कोई सरकार हो, ड्रेनेज सिस्टम मुझे लगता है कि प्राथमिकता में नहीं है। ये बात ठीक है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कुछ अडल्ट आ सकती हैं, लेकिन ऐसा घंटों तक हम पानी के बीच भरे रहे तो मुझे लगता है कि ये ध्यान नहीं रहता है कि कहाँ अतिक्रमण हो रहा है, कहाँ चौक हो रहे हैं, नाले। ये तो बहुत कॉमन बात है। जिन लोगों को मोटी पगार इसी नाम के लिए दी जाती है कि उनको देखना है, कहाँ आंख मूंद के बैठे रहते हैं। सरकारों का काम क्या है? उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। योगेंद्र जी, ये बाहर की कॉलोनीज की समस्या तो सुशील जी ने से कई माफियाओं के कारण हुई है। सी स्कीम तो नहीं थी ना माफियाओं के कारण। मैं तो सी स्कीम में रहता हूं, पैदा यही हुआ हूं। आप मुझे बताइए, सी स्कीम में ये पार्षद लोग बैठे हैं, सड़कें बनाते हैं, हर साल बनती हैं, जनता खुश हो जाती है, सड़क बन गई, नई सड़क अरे भाई 5-5, 6-6 इंच उसी के ऊपर बना देते हैं, स्क्रैप करके बनाते नहीं, जबकि स्क्रैप करके सड़क बननी चाहिए। आज मकान नीचे हो गई, सड़कें ऊंची हो गई, तो ड्रेनेज सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा है उस चीज का। आप बताइए, लैंड यूज का जो कानून था म्युनिसिपल लॉ में, इन्होंने अमेंडमेंट हुआ तो कितने पार्षदों ने विरोध किया। आज लैंड यूज ये हो गया कि हर जगह रेजिडेंशियल के बीच बीच में कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बन गई, कंक्रीट के जंगल बन गए, तो सारा सिस्टम बिगड़ गया। पॉपुलेशन का जो इम्बैलेंस तो इसीलिए हुआ है। आप रेजिडेंशियल तो भाई इंसान जब ज्यादा रहेंगे तो वो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। कॉमर्शियल कन्वर्जन क्यों कर रहे हो आप रेजिडेंशियल कॉलोनी में? कन्वर्जन कौन कर रहा है? अपने आप ही दुकानें खोल के बैठ गए। कन्वर्जन कहाँ हुआ है? एक भी दुकान को लाइसेंस नहीं दिया भाई। आप बीच बीच में रेजिडेंशियल कॉलोनीज के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हो? आपने उस अमेंडमेंट का परमिशन से थोड़ी बनते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। जब अमेंडमेंट हुआ, आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि उससे समस्या होगी लोगों रेजिडेंट्स को। आप देखिए, मोटे तौर पे बहुत सारी चीजें मिलकर के इस ड्रेनेज को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। समय कम है राखी जी, समय कम है मेरे पास में, मैं माफी चाहूंगा। चलिए, स्मार्ट सिटी का जो स्मार्ट प्रोजेक्ट, जिसमें जयपुर वासियों की एक आवाज है कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाना चाहिए। कोई बात नहीं, हम हर घटना से एक लेसन लेते हैं कि अगर आज ऐसा है कल ना हो। हम अगर उससे भी सबक लें तो मुझे लगता है कि हम तभी स्मार्ट हो पाएंगे। बेशक एक टैग लाइन लगाने की, स्मार्ट सिटी जयपुर बिकम स्मार्ट सिटी, ये ऐसे नहीं हो सकती। आप जब तक आप उसे एक आम व्यक्ति कहे कि हाँ बिल्कुल स्मार्ट सिटी है, तब मुझे लगेगा कि हाँ वास्तव में हम स्मार्ट सिटी की ओर जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी में रहते हैं। ऐसे केवल एक टैग लाइन बनाने से, दरवाजों की चमक बिखेरने से, यूनेस्को से अवार्ड लेने से, इन सम्मान चीजों से नहीं होगा। जब तक एक आम आदमी, बाहर से आने वाला जयपुर का वासी ये बात नहीं महसूस करेगा कि हाँ वास्तव में स्मार्ट सिटी है और बिल्कुल काम है, मुझे लगता है तभी होगा। और इसमें जरूरत दो एक में पैच इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी, या जो लोग पूरी जिम्मेदारी जिनके पास होती है, कर्मचारी से लेकर के ऊपर तक, एक नेक्सस जो करप्शन का बन पड़ा है, उसको ध्वस्त करने की बड़ी आवश्यकता है। आप हमारे साथ जो दो जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है इस बात को लेकर के कि ये जो कमीशन कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, इसको दूर करना चाहिए। क्या हो गया कि पहले 10-10 साल तक सड़कें नहीं टूटती थी, आज 6 महीने सड़कें नहीं चलती। कोई तो उसमें वजह होगी। हम क्वालिटी के साथ कैसे कंप्रोमाइज कर रहे हैं? ड्रेनेज सिस्टम के लिए राखी जी बता रही 250 करोड़ रुपए सफाई के नाम पे, 2.5 करोड़ रुपए सफाई के नाम पे लगा दिए, और पता नहीं है फिर नाले चौक हो रहे हैं। मुझे लगता है दुर्भाग्य है ये। हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि मोटी कमाई खर्च हो रही है, मेहनत कश उन मजदूर से लेकर के टैक्स पेयर, हर व्यक्ति टैक्स पेयर है। अगर आप चाय का पाउच एक गरीब दिहाड़ी मजदूर भी लेके आता है, वो भी टैक्स दे रहा है। हम केवल ये नहीं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम ही टैक्स पेयर है, हर व्यक्ति देश का टैक्स पेयर है। उसी पैसे से हम सारे सिस्टम को डेवलप करने के लिए लगा रहे हैं, और मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा हो रहा है तो बड़ा दुर्भाग्य है। और आप लोगों से अपेक्षा है कि कम से कम जब भी जिस प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे, आवाज जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
स्मार्ट सिटी पर इतना ही, दीजिए इजाजत। मैं चर्चा करूंगा ब्रेक के बाद कृष्ण जन्माष्टमी की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी एक धार्मिक महत्व है, लेकिन इससे बड़ा जो महत्व है वह है हमारे हमारी जीवन शैली, हमारी जीवन की इच्छा, कृष्ण जिसे कहते हैं वो, या फिर जीवन क्यों, वर्तमान में क्या प्रासंगिक है कृष्ण। कृष्ण अपने आप में पर्याप्त एक जीवन है, जीवन का सार है। तो हम तमाम जो ये पहलू हैं कृष्ण से जुड़े हुए, क्यों कृष्ण आज भी प्रासंगिक है। क्या एक बस हम कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं, ऐसा नहीं। हम जो जीवन जी रहे हैं वही कृष्ण। हमारे साथ जाने माने 3 विद्वान इस वक्त इस पूरे सार पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ हैं। लखनऊ से जीती शास्त्री साहब हमारे साथ हैं और जयपुर से ही ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, मैं जब कृष्ण को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल एक, हम चाहते हैं आज जो परिस्थितियां, वर्तमान जो स्थितियां हैं, कृष्ण ने हमेशा ये कहा कि डरोगे, डर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। आगे नहीं बढ़ोगे तो रास्ते नहीं निकलेंगे, रास्ते मिलेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। एक दीवार मत समझिए कि हमारा भविष्य यही चौपट होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे में सब है, मैं सब में हूं। तो वास्तव में नई पीढ़ी के लिहाज से कहें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कहें, मैं बात छोटा सा एक जो प्रशांत उसका महाभारत का अगर हम जिक्र करना चाहें, कौरव और पांडव की सेनाएं थी, क्योंकि ब्लड, ये आज भी कहा जाता है, अगर किसी सगे संबंधी जिससे आपका ब्लड रिलेशन है, आप अगर अस्पताल में भी होते हैं, अगर उनका खून देख ले तो बहुत सारे लोग होते हैं कि चक्कर आते हैं या उनका जी मिचलाता है या वो देखते हैं कि बड़ी अजीब सी स्थिति, ये कहते हैं ब्लड रिलेशन। तो यही पोजीशन उस वक्त थी कि जब रक्त बहते देखेंगे एक ही कुटुंब के लोगों का तो क्या स्थितियां बनेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको धर्म का पालन करना है। आज कितना प्रासंगिक है कृष्ण के वो जो उपदेश हैं, या कहें कि कृष्ण अपने आप में एक जीवन का सार है। तो कैसे माने आज हम इसको, किस तरह से देखा जाए इसे? देखो, आज वैसे बहुत बड़ा अच्छा प्रसंग पर आपने चर्चा की है। ये चैनल बधाई का पात्र है। पर वास्तव में जो आप अभी ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीनों का सम्मिश्रण है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान आज की जो जरूरत है वो इन तीनों की ही जरूरत है। कि ज्ञान में आत्मज्ञान, आत्मदर्शन की जरूरत है। जैसे कोरोना काल चल रहा है तो इस समय हमको आत्मदर्शन की जरूरत है कि हम अपने आप को पहचाने। दूसरी चीज, अपने कर्म पर विश्वास करें और समर्पण में हम विश्वास करें, हम समर्पित होकर के चलें, एक दूसरे को समर्पित होकर के चलें। जैसे और भगवान कृष्ण से कि कृष्ण ने क्या नहीं खोया। कृष्ण ने माँ खोई, कृष्ण ने जेल में पैदा हुए, कृष्ण ने मथुरा खोई, कृष्ण ने राधा खोई, कृष्ण ने गोपियां खोई, और कृष्ण ने जब वहां पर द्वारिका गए तो वहां भी उनको युद्ध का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण त्याग की मूर्ति है और भगवान कृष्ण एक बहुत अच्छे पुत्र, बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे विद्यार्थी, संदीपनी ऋषि में बहुत अच्छे विद्यार्थी। तो आज के समाज में भगवान कृष्ण समसामयिक हैं, क्योंकि उन्होंने इस समय जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना ने हमें यही तो शिक्षा दी कि प्रकृति का पूजन करो, ये प्रकृति अपने आप निरोग रखेगी। और भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की जो पूजा की है प्रकृति पूजा थी, कि इंद्र की पूजा, इंद्र ही प्रकृति का नाम ही इंद्र है, तो वो तो स्वयं ही प्रकृति पूजक थे। और भगवान कृष्ण ने इसीलिए वो गोपालक थे, वो गौ माता के महत्व को समझते थे। और उन्होंने सारे मथुरा वासियों को,
सारे नंदगांव वासियों को, उन सबको भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन की पूजा की, तो यही हम दिवाली के बाद जो गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, अभी आने वाली है, हो सकता है कोरोना काल का अंतिम काल हो, उस समय दिवाली आ जाए। तो ऐसे में भगवान कृष्ण आज पूर्ण रूप से समसामयिक हैं। भगवान कृष्ण ने जो कुछ किया है, उपदेश, अवसाद का समय चल रहा है आज, और अगर गीता को पढ़ा जाए तो गीता में पूरा का पूरा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति को कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए, वो अपने आप देता है। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा सर आपके पास में, मैं डीपी शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, कृष्ण जी ने हमेशा कहा कि लालसा और प्रतिशोध, घृणा, ये जीवन में हर रास्ते को ब्लॉक करती है, आपको एक ऐसे रास्ते की ओर लेके जाती है जिसे कहते हैं पथभ्रष्ट होना। ये उस जमाने की बात है। आज भी अगर हम देखते हैं, चाहे व्यवसाय हो, चाहे राजनीति हो या मित्र हो, कृष्ण अपने आप में एक सार के साथ, मैं लगातार कह रहा हूं, कृष्ण ही अपने आप में एक जीवन का सार है। जैसे अभी शास्त्री साहब ने कहा कि वो मित्र, उन्होंने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, कर्म योगी कैसे बनना है, तमाम पहलुओं को उन्होंने कहा। काम कोई भी हो, आपको कर्म करना है। हम ये देख करके चलते हैं कि अच्छा मैं ये करूंगा, उसमें मिल क्या जाएगा मेरे को, ये लालसा है हमारी। और महाभारत की वजह लालसा और घृणा ही रही, जो आज भी हम देखते हैं। क्या वास्तव में उन सार को आज भी हम सार्थक बनाने के लिए, हम बेशक कितनी भी बात करते हो, कितने भी लोग धर्म पूजा इसमें जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कलयुग में लोग पूजा नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं, जाते भी हैं, मंदिरों में भीड़ भी इसी वजह से। आज लोगों को तकलीफ है कि कोरोना की वजह से अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑनलाइन दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन ये भी एक गीता का सार है, परिस्थितियों को जीना और परिस्थितियों के अनुकूल चलना। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर के मैं कृष्ण को आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि कितने सार्थक है। देखिए, एक चीज आपको हम बता रहे हैं, भगवान कृष्ण की महिमा जन जन में व्याप्त है। एक तो मथुरा वृंदावन में महाउत्सव के जन टीवी के माध्यम से सबको बधाई, और आप लोग जो सनातन परंपरा को इस मार्ग पे ला करके जन जन में पहुंचा रहे हैं, उससे हम लोग की, चाहे पूरे राष्ट्र या पूरे विश्व की, बड़ी प्रसन्नता है। भगवान कृष्ण के लिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इनको नाना नाम से पुकारा गया। बल्कि गो नाम का इसमें जो शब्द है, गो गाय से भी जुड़ा है, और मन की इंद्रियां, जो अपनी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों को वशीभूत रख करके समाज में मार्ग प्रशस्त किया। और महाभारत ऐसे महाग्रंथ के रचना के बाद उस युद्ध में एक न्याय पक्ष के साथ उन्होंने साथ दिया। वो पहले बोले कि दो न्याय अगर तो आधा दो, नहीं तो 5 ग्राम इन्हें दे दो, धरती सारी तमाम ले लो। बल्कि समाज में दुर्योधन ऐसे जो लोग हैं, वो भगवान के बात कभी नहीं मानते। आज भी समाज में बहुत भ्रांति है। कोरोना काल तो चल रहा है, बल्कि कल से आज तक जो लाखों करोड़ों लोग भगवान कृष्ण के भक्ति में, रस में डूबे हैं और भगवान कृष्ण के मार्ग पे चल रहे हैं, उनका देखिए उत्थान तो जीवन में है। बल्कि कृष्ण एक समरसता के प्रतीक है, कृष्ण एक भक्ति के सार है। कृष्ण किसी के पुत्र बने तो किसी के मित्र हैं। आज भी जो कृष्ण को जिस भाव से बचता है, उसकी सारी अभिलाषा भगवान कृष्ण पूरा करते हैं। हम एक ही बात कह सकते हैं कि कृष्ण जीवन का सार है। जी जी, कृष्ण जीवन के सार है। डीपी साहब, वापस आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बार जरा पुरुषोत्तम गौड़ साहब से भी मैं उनके विचार जानना चाहूंगा कि गौड़ साहब, मुझे लगता है कि मैं जो चीज देखता हूं, अगर आज हम कहीं पे भी महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता कहीं पे भी देखते हैं, और वर्तमान में अगर हम उसको इन नजरों के साथ में हम, जैसे ध्यान पहले क्या होता था, आज हम सोच के चलते हैं कि भगवान बैठ जाते हैं, भगवान शिव की आराधना करके बैठ जाते हैं। लेकिन जो दौर में जिसकी बात कर रहा हूं कि जिनको आज हम आराध्य मानते हैं, वो क्या ध्यान का मतलब ही यही था, वो जीवन को एक सार के रूप में ले। और मैं आज जानना चाहूंगा आपसे भी कि क्या ये कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जिनमें कर्म की बात भी कही, जीवन जीने की बात भी कही, रास्ते भी दिखाए, और हम ये कह सकते हैं कि आपको ध्यान होगा महाभारत में ही उन्होंने कहा कि मेरे में ही सब, मैं सब में। तो जी वर्तमान स्थितियों को लेकर के मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हम आज भी, जिसे हम प्रासंगिक मान के चलते हैं कि गीता का ज्ञान, गीता का सार, कृष्ण के उपदेश, अगर वास्तव में कोई लोग देखें
ये मैं इस वजह से कह रहा हूं, आज महात्मा गांधी की भी हम बात करते हैं, महात्मा गांधी खुद भी अपने सत्य और अहिंसा के जो उपदेश दिए उसमें गीता और कृष्ण का जिक्र किया उन्होंने। अगर वहां भी हम देखें कि चलिए हम बहुत पौराणिक बातों को नहीं करते हैं, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जिन लोगों ने अगर कहीं पे तो सिद्धांत को महसूस करते हुए सफलता हासिल की, तो उसमें ये कह सकते हैं कि कृष्ण उसके पीछे कह सकते हैं। कृष्ण अपने आप में एक जीवन का सार है। कितना सार्थक मानते हैं आप इसे? जी, सबसे पहले हमारे जन टीवी के सभी दर्शकों को कृष्ण अष्टमी के जन्म पर्व पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। कृष्णो नमस्तुभ्यम नमो नमः। धर्माय धर्मेश्वराय धर्मपतये धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी का ये पर्व पर आपने एक महत्वपूर्ण प्रसंग को लेकर के जो चर्चा रखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को इस बारे में जानकारी हो। मैं आपको बता दूं, कृष्ण जगत गुरु हैं। एक जगत गुरु के रूप में हम किसी देवता को पूजते हैं तो कृष्ण हैं। कृष्ण मनसा वाचा कर्मणा। कृष्ण सभी प्रकार से, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्रागट्य, जन्म, कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और उन्हें ठीक से समझ लेता है, वो सही मायने में बैंकुट को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण का प्रागट्य आपको बताएं, देखिए महिमा कब होती है, तब व्यक्ति जन्म लेता है। उस वक्त के हम ज्योतिष के नक्षत्रों की उपयुक्त गणना को देखते हैं तो वो महिमा मंडल अपने आप बनता है। मैं आपको योगेश जी, आपने अपने जन टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों को एक सही दिशा की ओर और आज भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य पर यह संवाद रखा और उसमें बड़े विद्वानों के दर्शन भी हुए, सब विद्वानों को बुलाया। मैं आपको निवेदन करूं कि यहाँ भगवान का प्रागट्य जब हुआ तो इनके प्रागट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में, भगवान कृष्ण का द्वितीय अध्याय जो है गीता का, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय में बताया है कि भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया तो रोहिणी नक्षत्र वृषभ का चंद्रमा में जन्म लिया। भाद्रपद के अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म लिया। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण की उपस्थिति होते हुए कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वमेव इस तरह स्थित हो गए जैसे सब कुछ एक साथ बन गया। ऐसा गणना काल ज्योतिष में मिलता है। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिखाई दे रहे थे। पृथ्वी पर सभी नगरों और ग्रामों में या कहें गोचर के ग्रह, गोचर में जन जन में मन सौभाग्य लक्षण ज्योतिष के दिख रहे थे। नदियां जल से परिपूर्ण और आपको बताएं कि सरोवर सुंदर, कमल खिले हुए थे। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं। भगवान कृष्ण ने कर्म को प्रधान माना है। कर्म कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व का राका। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़े सुंदर शब्दों में जो है इस बात की रचना की है। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव का जो पर्व है, इस पर आपने जो संवाद रखा है, इसे एक ही प्रेरणा मिलती है कि कर्म पर विश्वास रखें और मर्यादा बन करके रहें। ये बात सही है कि सामने वाले व्यक्ति को आप पूरा समझिए। भगवान कृष्ण को आप देखिए, महाभारत के अंदर कृष्ण को जब दिखाया तो एक साथ नहीं लगते थे। पहले सामने वाले का सामर्थ्य को देखते थे और सामर्थ्य को जानने के बाद ही सहयोग में खड़े होते थे। तो कृष्ण एक शांति पूर्वक तरीके से चलने वाले शख्सियत का नाम है। भगवान कृष्ण का आप देखिए, ये लोग कहते हैं कि कृष्ण ने, आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, खासतौर पे उनको कहना चाहूंगा, वो उदाहरण देते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी जो है राधा जी से प्रेम किया, तो हम प्यार प्रेम क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक वो जो प्यार प्रेम है, वो क्या प्यार प्रेम है, उसे समझने की जरूरत है। भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है कि जब प्यार और प्रेम की जहां बात आती है तो वहां स्नेह की बात भी की जाती है। वो स्नेह था, वो किसी प्रकार की बनावटीपन नहीं था। तो आज
हमारे युवाओं को, भारत के या संपूर्ण संसार के युवा जो हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको एक ही कहना है कि ये प्यार प्रेम, इसमें छल नहीं था, कपट नहीं था, स्वार्थ नहीं था, इसमें भाव था, और भावे ही देवाविते कारण। बिल्कुल। मैं विनोद शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार। सर, और साहब को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा, सवाल के जरिए आपसे मैं जानना चाहूंगा कि छल कपट, कई बार ये बात कही गई कि छल कपट, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि महाभारत में जब कर्ण एक महायोद्धा के रूप में थे, लेकिन मालूम होने के बावजूद भी उनको मालूम था कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूं, और ऐसी परिस्थिति में उनका ये कहें संहार किया गया, उन्हें मारा गया कर्ण को, मालूम होने के बावजूद भी। तो साम दाम दंड भेद, आज हम राजनीति में कहते हैं इसको कि राजनीति में हमें उस उपयोग करना चाहिए, लेकिन वो उसके पीछे मकसद ही नहीं था, सत्य के लिए, उस रास्ते के लिए। आज अगर हम देखते हैं कि कहीं पे भी मकसद हल होना चाहिए, स्नेह की परिभाषाएं बदल गई हैं हर जगह। हम इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि कृष्ण जीवन का एक सार है, लेकिन उसके मायने बदलते जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में कृष्ण की जो भूमिका रही है हमारे जीवन में, या हमारे ग्रंथों के जरिए हमें जो सीखने को मिलता है, एक संस्कार कह सकते हैं कृष्ण को, वास्तव में वर्तमान जो स्थितियां बन रही हैं आज, छल कपट प्रतिशोध जिस तरह के घर करते जा रहे हैं, हम मान के चलते हैं देश मुल्क आजाद हुआ, लेकिन आज सत्ताओं की लालसा कैसे बढ़ती चली गई, एक संघर्ष है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिना परिणाम के लोग चुनाव लड़ते हैं कि आगे मैं मेहनत कर सकूं और मैं जीत सकूं, परीक्षा देते हैं हम, लेकिन मेहनत करते हैं इस नाम से कि मेरा फल अच्छा मिलना चाहिए। हम मेहनत करते हैं, लेकिन एक मेहनत कपट वाली मेहनत नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में है। तो कैसे देखें कि आज हम बहुत बार कहते हैं, लेकिन जिन लोगों को हम फॉलो करने की सोचते हैं कि ये प्रधानमंत्री बने हैं, ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये हमारे मेयर बने हैं, ये हमारे कहीं सभापति बने हैं, हमारे सरपंच पार्षद बने हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो कृष्ण के उस सार को समझ करके हम आगे बढ़ पा रहे हैं? मुझे प्रासंगिक लगता है कृष्ण आज भी। नहीं, देखिए, भगवान कृष्ण का ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वैसे भगवान कृष्ण आज के राजनेताओं के लिए एक आदर्श है, क्योंकि राजनीति की संस्थापना भगवान कृष्ण ने ही की है, और भगवान कृष्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब पापियों के पाप बढ़ जाते हैं, इसलिए तो कहा है गीता में कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये क्या है कि भगवान कृष्ण किसी व्यक्ति के रूप में आते हैं। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इस देश में आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जब वो पापियों के पाप का घड़ा भरता चला जाएगा, तो भरेगा, तब से हमें आशा बनी रहती है। जब तक आधा रहता है तब तक आशा बनी रहती है। और इसीलिए अभी जो जिस तरह की स्थितियां चल रही है कि जिसमें नैतिकता खत्म हो गई, जैसे तुलसीदास जी का पहले हमने में कहा था कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सोन में पावसी नरक अधिकारी, कि जिसकी राजा के राज में प्रजा दुखी हो। आज शासन चलता है, बड़ी विचित्र सी स्थितियां हैं जिसकी हम कुछ वचन से कह नहीं सकते। मंदिर क्योंकि भगवान कृष्ण ने, जैसा अभी पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि गोपियों का और राधा का जो स्नेह और प्रेम की जो कथा है, सही में तो कहते हैं कि गोपियां योगियों को कहते हैं, और मन कृष्ण है, आत्मा है, और ये आत्मा के मन चारों सारी इंद्रियों को जिस तरह से बस में रखता है, और उसमें बस में उनके बस में नहीं रहता है। अगर यही भारतीयता समाज युवा अगर ये समझ जाए, ये तो क्या है कि अपने मन के साथ अपनी कहानियां अपने अपने सब लोग बना लेते हैं। और भगवान कृष्ण तो सब कुछ है, योगीश्वर। भगवान कृष्ण योगेश्वर है और भगवान शिव योगीश्वर है, और इसीलिए जो योगेश्वर है वो योगेश्वर कृष्ण नाम इसलिए आकर्षण जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। और जीवन में व्यक्ति वही सफल होता है जो अपने मन से, अपनी वाणी से। मैं क्षमा चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, लेकिन समय का अभाव है। मैं शास्त्री साहब और गौर साहब से विशेष रूप से क्षमा चाहूंगा कि हम रोकना चाहेंगे यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, आप लोगों ने बड़ा समय निकाल करके और हमारे
दर्शकों के लिए मुझे लगता था कि मैं तीनों जो आप लोग हमारे विद्वान बैठे हुए हैं अक्सर समय समय पे आज जन टीवी के दर्शकों के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो कृष्ण को हम एक जीवन के सार के रूप में लें, कर्म भी है, नैतिकता भी है, जीवन जीने की शैली भी है, प्रेम भी है, करुणा भी है। जीवन का वो हर तत्व उसमें मौजूद है जिसको हम कहें कि अगर उस जीवन को हम जीने में कृष्ण को अगर फॉलो करते हैं, ढालते हैं, तो मुझे लगता है कि जिन तमाम लालसाओं को लेकर के, जिस कपट को लेकर के हम जीने की सलाह देते हैं और आगे बढ़ने की सोचते हैं, वो महज एक छल है, हमारा एक भ्रम है। आप उससे सफल नहीं हो सकते। एक तात्कालिक या कहें कि क्षणिक सुख आप ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं देख सकते हैं कि जो सोच करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से कृष्ण पहले भी प्रासंगिक थे और आज भी है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कृष्ण जन्माष्टमी की आपको सभी को शुभकामनाएं। इस खास एपिसोड के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।